बैक वेंचर्स कैसे हैं आप सब लोग? होप सबके आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक वेंचर्स। तो हेलो बैक वेंचर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सबके आप सब ठीक होंगे और इस टेस्ट सीरीज को, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है एवीएस की, इसको आप एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक वेंचर्स। होप सबके आप सब हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि हम पढ़ रहे थे लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, राइट। तो हमने पढ़ा उनके बारे में अभी। तो पिछले वाला एक्चुअली जो वीडियो था वो काफ़ी लंबा हो गया था, बट कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, इसलिए मैंने बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं किया और पूरा आपको बुक टू बुक मतलब लाइन टू लाइन पढ़ाया। ठीक है, सो उसमें हमने एक बार रिव्यू ले लेते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने वाटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वाटर के बारे में पढ़ा था, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, ओके ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, ओके। उसके बाद वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद वाटर इरोजन के बारे में, ठीक है। उसके बाद वाटर के टाइप्स के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा ग्लोबल लेवल पे वाटर का क्या कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद हमने ठीक है उसमें हमने पढ़ा ग्लोबल लेवल पे 3 टाइप्स में वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रेश वाटर है जो कि 0.1 जीरो लेस देन 0.1 है वो, ठीक है। और जो मैरीन वाटर है, सलाइन वाटर है, वो कितना है? मोर देन 3.5%। और जो ब्रैचिक वाटर है, राइट, और जो ब्रैकिश वाटर है वो सलाइन वाटर और मैरीन, वो सब मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में लाई करता है, राइट। ओके, सो आज हम ये हमने पढ़ा है पिछले वाले चैप्टर में। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्स पढ़ेंगे, राइट। अब हमको पता है कि अगर बात करें वाटर की, सो वाटर कौन सा रिसोर्स है? वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि एक बार वाटर अगर यूज़ हो जाए तो उसको वापस यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई पानी, जैसे बात है लाइक क्लाउड, ठीक है, अगर कोई क्लाउड से बारिश होकर पानी नीचे आता है ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, ठीक है, सो वो किसी भी रिवर नदी में गिरता है, राइट। या फिर अगर कहीं भी हम उसको यूज़ करते हैं तो वो अगर लास्ट पे कहाँ पर पहुँचता है? समुद्र में पहुँचता है, ठीक है। और समुद्र से बाद में हम क्या देखते हैं कि समुद्र से जब सन की रेज से जो पानी है वो इवेपोरेट होता है और वापस ऊपर जाके क्लाउड्स पे भरा देता है, और क्लाउड्स फिर वापस कंडेंस होकर प्रेसिपिटेट कर देते हैं और फिर पानी नीचे आ जाता है। और बस इस तरह से इसका साइकिल चलता रहता है, राइट। सो इससे क्या पता लगता है कि जो वाटर है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। आज हम नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्स पढ़ेंगे। ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज। After learning about the renewable resources like water and forest, you would like to know what are the non-renewable resources such as land, mineral, oceanic resources, what resources can be either regenerated or expanded. So हमने जब renewable resources के बारे में पढ़ा जैसे पिछली वीडियो में, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक हंगर होना चाहिए कि हमको जैसे हमने पढ़ा renewable resources क्या हैं, तो नॉन renewable resources क्या हैं, इसके बारे में आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या है। ओके, सो अभी हम पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट है लैंड रिसोर्सेज। लैंड इज द बेसिक रिसोर्स फॉर अस. As you have learned in the previous section, it is in fact the foundation on which the entire ecological system rests, and it is the living ground, habitat for all the terrestrial plants and animals. The capability of land to support life and various activities of man and animal is dependent both on the biological productivity, the load-bearing capacity of the soil and rocks. सो यहाँ पर लैंड के बारे में बताया। ऑब्वियसली हर एक इंसान जानता है, चाहे जो कोई भी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो कौन सा है? लैंड है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो ओवरऑल पूरी अर्थ है वो पूरी लैंड पे, ठीक है, लैंड पे बनी हुई है। जैसे उनकी जो पूरे अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है। वो अलग बात है कि आज के टाइम पे जो 71% अर्थ की सरफेस है वो वाटर से है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें जो वाटर वो भी कहीं ना कहीं किस पे है? लैंड पे ही है, ठीक है। सो इससे पता लगता है कि जो लैंड है वो सबसे वन ऑफ द बेसिक रिसोर्स और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ओके, और वो बाकी ओवरऑल जो भी इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं और जो भी टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स एनिमल्स हैं वो भी इसलिए वो डिपेंड है लैंड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वो लैंड पे हैं। सेकंड ऑफ ऑल लैंड जो धरती है उससे हमको उन प्लांट्स और एनिमल्स को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ओके, जिन पर वो डिपेंड है, ओके। और बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी भी यहीं पर होती है। सो ये कुछ लैंड के बेसिक्स थे कि क्यों लैंड इतनी ज़रूरी है। लैंड इज़ द बेसिक रिसोर्स फॉर अस, land is under great pressure due to increase in population. Our land mass, which is in 1901 inhabited by 238 million people, is now shared by more than 1200, means 1200 million people. Mismanagement of land resource as a result, indiscriminate cutting of trees or deforestation has caused considerable damage to the quality of soil and landscape. अच्छा, आपको ये सब पता होगा या नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑब्वियसली सबको, चाहे अब ये चाहे भी हो। इंडिया एक्चुअली अब फाइनली इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है। किस चीज़ में? पॉपुलेशन में। ओके, सो आपने आप में ये बहुत बड़ी आप क्या बोल सकते हैं, ये आप कमेंट कर रहे हैं कि ये कॉन्ग्रेचुलेशन की बात है या बड़ी ये सोच की बात है। ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ गया। और हमको पता है कि इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड में एरिया में कितना रैंक पे आता है? एरिया में 7th रैंक पे आता है इंडिया, ओके। और पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ गया हुआ है। सो कहीं ना कहीं एक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या एक टेंशन का माहौल है या एक टेंशन की बात है या फिर एक डेवलपमेंट की बात है? सो ये आप पे डिपेंड है, आप कमेंट करके बता सकते हैं।
तो ये थी कुछ करंट अफेयर की बात। आई होप कि आप सबको ये बात पता चल गई होगी अभी तक। अच्छा, और हम देखते हैं इसके बाद। अच्छा, इसमें ये बताइए जो लैंड है उस पर कंसिडरेबली प्रेशर बनता जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया, अभी हम पढ़ रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने अभी देखा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार अगर यूज़ हो गए हैं तो उनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे कोल, पेट्रोलियम आप कर भी सकते हैं, लेकिन मतलब वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर बाद में हो भी गया तो करोड़ों लाखों साल लग जाते हैं। उनको रेयरेस्ट बोलते हैं, इसलिए उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। मतलब एक बार यूज़ होगी उनको वापस यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। अच्छा, उस इस बार लैंड को अब आप बोलोगे कि लैंड जो है, लैंड एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, राइट। अगर हमने इसको यूज़ कर लिया, यहाँ पर अपना घर बना लिया, यहाँ पर अपना गार्डन बना दिया, यहाँ पर इंडस्ट्री बना दी, यहाँ पर शॉप मॉल बना दिया, यहाँ पर पार्किंग बना दी। सो अगर हमने ऐसे बना दिया तो क्या ये लैंड यहीं पर खत्म थोड़ी होगी? समझ लीजिए थोड़ी कि ये खत्म हो गई या फिर ये हो गई, सो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर ये कहीं खत्म गुम हो जाएगी, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ये यूज़ कर ली तो मतलब, बट ये एक टाइम पे जो एक लैंड की इसकी जो क्वांटिटी थी, क्वालिटी थी, राइट, जहाँ पर आप प्रोडक्शन कर सकते थे और ओवरऑल इससे और बेच कम थे, लेकिन वो एक बार यूज़ हो गई है, राइट। अगर एक बार ये यूज़ हो गई है तो अब इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते आप। क्या अगर आप जहाँ पर वो कर दिया, यहाँ पर आप लैंड फर्टाइल रहेगी, या अगर आपने इधर इन्वायरमेंट, अब इंडस्ट्री के बाद इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट डंप करेगी, राइट, इसमें और सारे वो काम होंगे जिसमें इसका जो सारा गार्बेज होगा यहाँ पर होगा, क्या एक बार दूसरी बार यूज़ हो सकती है? नहीं हो सकती है, इसलिए एक बार यूज़ हो गई है, ठीक है। सो अब बता रहे जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लैंड यूज़ होती जा रही है। आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक घर है, 2 घर है, 3 घर है, 4 घर है, 5 घर हो गए, ठीक है, 10, 20, 30, 100, 200, 50, ठीक है, इतने घर हो गए, राइट। अब यह क्यों? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अच्छा, मुझे बताओ, अब मैंने आपको बताया कि एक बार यूज़ होगी दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। अब लैंड की बात कर लो, लैंड अगर मान लो इतनी ही है ना, एक लाइट करो, इतनी लैंड है, ओके। पॉपुलेशन कितनी? पॉपुलेशन फर्स्ट में अभी हमने बताया 1901 में कितनी, अगर इतनी हो गई है, इतनी पॉपुलेशन थी, ठीक है। आज के प्रेजेंट टाइम की पॉपुलेशन इतनी हो गई है ना। फ्यूचर में भी तो आगे है ना, अभी ये यहाँ से नहीं खत्म नहीं होती है, क्या पता फ्यूचर में पॉपुलेशन इतनी हो जाए। भाई साहब, लैंड आपके पास सिर्फ इतनी ही है, लेकिन पॉपुलेशन तो आपके पास इतनी हो गई है। कहाँ छोड़ोगे इतनी पॉपुलेशन को? लैंड क्या है? लैंड स्केर्सिटी है, लैंड की स्केर्सिटी हो गई है, ठीक है। लैंड तो क्या है? लैंड लिमिटेड है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रही है। यहाँ से क्या पता लगता है कि लैंड भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ओके। यहाँ पर अब यहाँ पर बताया गया 1901 में जो लैंड थी, जो वो उस पर कितने पीपल थे? 238 मिलियंस थे, ठीक है। लेकिन जब आप बात करें आज के टाइम की, और आज के टाइम पे 1200 मिलियन पीपल, देखो, 200 से सीधा 1200, और 200 से 300 बंदे नहीं हुए ज़्यादा, 200 से 300, 2000, 3000, 5000 नहीं हुए, 238 से लेकर 1200 मिलियन पीपल। वाह, क्या तरक्की है। ओके, सो ये तो था लैंड के बारे में कि किस तरह से जो लैंड हो रही है। अच्छा, हम पढ़ेंगे अब सॉइल रिसोर्सेज के बारे में, ओके, ध्यान देंगे। Soil, which from the uppermost layer of land is the most precious of all resources because it supports the whole life system, provides food in the form of vegetation, and store water essential for life. It contains sand, silt, and clays mixed with the air and moisture. It possesses rich organic and mineral nutrients. The type of soil varies from place to place. Those soil which are rich in organic matter or fertile is also dependent on the capacity of the soil to drain water and oxygen. The following major type of soil are in the map, okay, के बारे में बताया गया। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल को अगर हम रिसोर्स लें, अब ऐसे बताएं तो लैंड, अगर लैंड की बात करें तो ऑब्वियसली लैंड एक रिसोर्स है, लेकिन लैंड की जो सबसे ऊपर बात करें, लैंड है ना, इसकी जो सबसे ऊपर, जैसे अर्थ है, अर्थ इज टू लैंड, राइट, ओके। सो अगर इसकी जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, हम जैसे हमको पता है कि सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, उस पर जो सॉइल है ना। अब इसके अंदर क्या है? मेंटल, और उसके अंदर क्या है? कोर, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर भी ये वाली, अब इन कोर इस एरिया में हमको क्या देखने को मिलता है? इसमें से हमको वोल्केनो मतलब मैग्मा देखने को मिलता है, ओके, लावा, ओके। सो वो हमारे इतना यूज़ करें, लेकिन जो अर्थ की क्रस्ट है, जो क्रस्ट लेयर है जहाँ पर सॉइल पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल लाइफ को सपोर्ट करती है, ओके। जो प्लांट्स होते हैं वहीं से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ओके। सो कहीं ना कहीं इसी पर डिपेंड है, ओके। और जो सॉइल के टाइप्स हैं वो भी डिपेंड करती हैं अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है। कोई जगह अगर ज़्यादा प्लेन है, ओके, या फिर स्लोप में है, तो क्या होगा? ऊपर से रिवर्स आ रही हैं जो इरोजन करके ला रही हैं, ओके, जो सेडिमेंट्स ला रही हैं वो यहाँ पर आकर डिपॉजिट कर रही हैं। सो ये लैंड की होगी, फर्टाइल होगी, ओके। अगर ये वाली बात करो तो यहाँ से पहाड़ी है, घाटी है, तो यहाँ से जो यहाँ ये लैंड इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के जो सारे सेडिमेंट है, जो मिनरल्स है, वो इरोजन होकर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है लैंड की फर्टिलिटी, ओके, लैंड के सॉइल के टाइप, सॉइल के टाइप। सो कौन सी जगह पर कैसे सॉइल होगी, राइट। ओके। सो किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी भी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वहाँ की जो सॉइल है वो किस लेवल पे जो वाटर और ऑक्सीजन को होल्ड कर पा रही है, ओके। ऑब्वियसली अगर किसी लैंड में जो नमी होगी, ठीक है, वाटर कैपेसिटी अच्छी होगी, उसमें जो ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी भी अच्छी होगी, ठीक है, लैंड में, ऑब्वियसली वही फर्टाइल होगी, ओके।
तो ये सॉइल एज अ रिसोर्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक इतना ये पैराग्राफ समझ आया होगा कि सॉइल एज अ रिसोर्स कितना, क्योंकि सॉइल ऑब्वियसली लैंड के लिए जरूर, लैंड की सबसे अपर मोस्ट, देखो जैसे जो सॉइल की बात करें, सॉइल की बात करें तो सॉइल की सबसे पहले क्या है, सबसे अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है। उसके बाद प्रीशियस है, ओके। उसके बाद सपोर्ट, लाइफ सपोर्टिंग है, ठीक है, जो सपोर्ट करती है लाइफ को। उसके बाद ओके मिनरल्स से रिच है, ओके। उसके बाद इसकी जो टाइप्स है वो अलग अलग जगह पे वैरी करती है। और उसके बाद क्या देखने को मिलता है, तो हमको देखने को मिलता है कि जिस सॉइल में ज़्यादा फर्टिलिटी हो वो के वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ओके। और उसके बाद हमने क्या देखा, जो फर्टिलिटी है वो भी किस पे डिपेंड करती है, सॉइल की कैपेसिटी पे, ठीक है। सो ऐसे सबसे पहले जैसे कोई भी टॉपिक याद करने का तरीका होता है कि उसका सबसे फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट पॉइंट मेन हेडिंग वो ले लो, उसके बाद ऐसे सब टॉपिक्स बनाओ उसके, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। ओके, सो ये हैं फॉरेस्ट के टाइप्स, सॉरी सॉइल के टाइप्स इंडिया में, ओके। ओके, सो फर्स्ट नंबर पे हमारी कौन सी साइड यहाँ पे फॉरेस्ट और माउंटेन्स बताया हुआ है, ओके। वो क्यों, क्योंकि हमको पता है जो ओवरऑल जो ये वाला इलाका है हिमालयस है, ओके। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो बोलोगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यों नहीं बताया है, क्या ये क्या यहाँ पर यहाँ नहीं है, यहाँ पर माउंटेन्स हिमालयस नहीं है, लेकिन ये अलग कंट्री बाहर के, नेपाल है, आपको पता है नेपाल ओबियसली इंडिया के बाहर वाली दूसरी कंट्री है, तो यहाँ पर नहीं बताया गया उसको, इस यहाँ बाकी यहाँ पर भी ओबियसली हिमालयस है और यहाँ पर भी माउंटेनस रेंज है, ओके। बट हम इंडिया के पढ़ रहे हैं इसलिए इसको यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया। अगर बात ओवरऑल, क्योंकि नहीं तो यहाँ से भी हो रही है, देखो ये रेंज यहाँ से चलती जा रही है और यहाँ पर ये सिक्किम है और ये हमारा भी पार्ट और ये हमारा ये इंडिया का पार्ट है इसमें, ओके। सो यहाँ पर बताइए कि जो यहाँ से यहाँ तक ये रेंज है ये माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल है, ओके, ये वाली। सो ये याद रखना, अपर पार्ट ओबियसली अपर पार्ट हिमालय है तो वहाँ पर ज़्यादा पहाड़ वगैरह होंगे, जो जहाँ पर पहाड़ होंगे तो वहाँ पर जंगल पेड़ होंगे और वही, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, सेकंड कौन सी है, एल्यूवल, ओके। अब इसे वैसे ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसके आगे जाके हम भी हर एक पर्टिकुलर टाइप के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद एल्यूवल सॉइल देखो हम कहाँ कहाँ पर मिल रही है, ये देखो इस इलाके में, यूपी बिहार, ठीक है। देखो यहाँ नॉर्थ तो राजस्थान के अंदर पर भी आई होप कि आपको मैप याद होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैप की सीरीज जल्द से जल्द ला सकूँ आपके लिए, ठीक है। देखो यहाँ से गुजरात का कुछ एरिया आ गया, और देखो ये देखो यूपी एमपी का भी थोड़ा कुछ एरिया आ गया यहाँ पर, बिहार, और यहाँ नीचे बंगाल तक जा रहा है, राइट। ये देखो ये ना कि सिर्फ यहाँ पर ये देखने देखने को मिल रहा है, होप आपको, देखो ये यहाँ पर भी तमिलनाडु का, कर्नाटक के, देखो एल्यूवल जो बड़ी फर्टाइल होती है, देखो क्यों फर्टाइल है यहाँ पर, क्यों बताई गई, क्योंकि देखो यहाँ पर जो रिवर है ये, इसलिए ये एरिया जो है फर्टाइल है। अच्छा, उसके बाद रेड और ब्लैक देखने को मिल रहे हैं हमको, रेड और येलो, रेड और येलो, देखो ये वाली, ये कहाँ कहाँ पर है, देखो कितने बड़े एरिया में इंडिया के, वो यहाँ तक है ना। उसके बाद ब्लैक, ये देखो यहाँ पर मिल रही है महाराष्ट्र साइड, महाराष्ट्र, नॉर्थन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। उसके बाद लेटरेट देखने को मिल रही है, देखो ये केरला साइड, गोवा, ये है ना। उसके बाद एरिड मिल रही है, एरिड देखो यहाँ पर गुजरात के, गुजरात और राजस्थान के ये थोड़ा इलाका मिलता है यहाँ पर, कच्छ साइड, ओके। सो ये थी सॉइल्स की टाइप्स, कौन कौन से देखने को मिल रही है हमको, कौन कौन से देखने को मिल रही है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन, देखो कौन कौन सी है। सॉइल की बात करें तो कौन कौन सी देखने को मिल रही है, सबसे पहले फॉरेस्ट और माउंटेनस, सेकंड एल्यूवल, थर्ड रेड एंड येलो, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद लेटराइट और उसके बाद एरिड, ठीक है। सो ये हैं टाइप्स, अभी आगे जाके पढ़ते हैं इनको अच्छे से, ओके। सो हमारी फर्स्ट टाइप कौन सी है, हमारी फर्स्ट टाइप है रेड सॉइल। रेड सॉइल, अच्छा, हर एक सॉइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम चीज़ के बारे में कम से कम आपको पता होना चाहिए, ओके। रेड सॉइल इज फाउंड ऑन प्लेटेक्स एंड लोलैंड एरियाज ऑन ईस्टर्न बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, Kerala, Karnataka, and Andhra Pradesh, where rainfall is between 100 to 300 centimeter a year and temperature remains about 22 degrees Celsius. The soil support rain, forest, and grasslands and is good for cultivation of potatoes, bananas, pineapples, and rubber. अच्छा, इतनी इस चीज़ से हमको क्या समझने को मिलता है, कुछ नहीं समझने को मिलता है, आराम से पढ़ेंगे, देखो प्यार से। अच्छा, सो यहाँ पर रेड सॉइल की बात की है, रेड सॉइल सब पॉइंट लेंगे। फर्स्ट चीज़ हमको यहाँ पर देखने क्या मिल रही है, जो ये सबसे पहले लो लैंड एरिया पे देखने को मिलता है, मतलब नीचे हिमालयन से नीचे नीचे एरिया में देखने को मिलता है, ओके। लो लैंड्स में बात करें कहाँ कहाँ के लो लैंड्स में, अब हम यहाँ पर इतने इस एरिया में माइंड मैप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। माइंड मैप जो तो कैसे बनता है, लगे इतना ज़्यादा परफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर बात करें ईस्टर्न बिहार की, तो ईस्ट में अगर लेट कर लो, ये यहाँ लेट कर लेते हैं, ये ईस्टर्न बिहार, अच्छा बिहार, ठीक है। बिहार के बाद एमपी यहाँ पर आया, लेट करते हैं एमपी, झारखंड, झारखंड झारखंड के साथ ही छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ ही नीचे उड़ीसा, है ना। ये देखो इतना, अब यहाँ उड़ीसा से सीधा यहाँ पर आना है, उड़ीसा से सीधा यहाँ पर क्या है, इधर देखिए केरला, ठीक है। ऐसे आपको माइंड मैप याद होना चाहिए कि अगर आप कहीं से भी पूरा आपको पता होना चाहिए, कहाँ देखो केरला के नीचे पड़ता है, केरला के ऊपर पड़ क्या, कर्नाटका, है ना। उसके बाद इनके बिल्कुल सामने आंध्र प्रदेश,
ओके, ये देखो ये, और यहाँ पर रेनफॉल कितने को देखने को मिलता है हमको, 100 से 300 के बीच में, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर होता है अबव देन 22 डिग्री सेल्सियस, ओके। ऑब्वियसली, और जो जो यहाँ की जो सॉइल है वो किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, वो किस चीज़ के लिए होती है, ओके, वो रेन फॉरेस्ट को ज़्यादा सपोर्ट करती है। और यहाँ पर जो उसकी जो रेड सॉइल है वो किस चीज़ के लिए अच्छी होती है, उस पर क्या क्या होता है, उस पर होते हैं पोटैटो होते हैं, ठीक है, बनानाज होते हैं, ठीक है, पाइन होते हैं, ओके, और क्या होता है, रबर होता है, ओके। The type of soil is found on the Deccan and Malwa plateaus of the western and central India, has cover of clay and is loamy and black. It is very fertile and support mixed grass, forest crops and sugarcane, groundnuts, soybean, cotton and rice. So black soil की बात की थी अभी अब तक हमने, ठीक है। सो वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ओके। तो वो मालवा प्लेटन जो डेक्कन में जो ऐसे एरिया पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर जो मालवा प्लेटो जैसे ये यहाँ पर पाई जाती है, ब्लैक सॉइल के बारे में बात कर रही है, लोमी सॉइल, ओके। सो किस किस के लिए होते हैं, फॉरेस्ट के लिए होते हैं, शुगर केन उस पर बड़ा से, तो ग्राउंड नट होते हैं, ठीक है, सोयाबीन, कॉटन जिसके लिए जानी जाती है ब्लैक सॉइल, ठीक है, राइस, ओके। थर्ड कौन सी हमारी, द सॉइल ऑफ डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आर लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड जनरली कंसिडर टू हैव लो फर्टिलिटी, हाउएवर इफ वाटर इज प्रोवाइडेड देन दे कैन बी मेड वेरी फर्टाइल, ओके। सो यहाँ पर डेजर्ट सॉइल की बात कर रही है ऑब्वियसली, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, बट अगर उनको कहीं ना कहीं वाटर मिले तो बड़ी ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, ओके। उसके बाद और कौन सी टाइप है, अनदर टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म्स द इंडो गंगेटिक प्लेन्स, और बेसिकली नाम से पता लग गया होगा कि जो गंगा वैली है वहाँ पर पाई जाती हैं, वो इंडो गंगेटिक प्लेन्स वाज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स, ओके, एक्सटेंडिंग इन द डेल्टा रीजन इन द कोस्ट ऑफ बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड गुजरात, ओके। सभी यहाँ पर आपको माइंड में आपको जाना चाहिए, दिस सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लोमी टेक्सचर, ड्राई कंपोजिशन एंड वर्नेबिलिटी ऑफ थिकनेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, द सॉइल हाईली प्रोडक्टिव एंड सपोर्ट क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड। देखो मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि जो ये वाला एरिया पड़ता है ना, ये वाला जो गंगेटिक बेसिन है, जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, राइट, जैसे जैसे यहाँ से आती है अगर रिवर, राइट, अगर यहाँ से आती है तो ये वाला ये ऐसे करके और लास्ट पे बे ऑफ बंगाल में मिलती है ये वाला। अब यहाँ पर ये एरिया इतना सबसे ज़्यादा क्यों है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपोज भी पड़ता होगा, इसलिए अगर अपन आप मेरी जो BHS 132 हिस्ट्री की जो अगर आपने सीरीज पढ़ी होगी तो उसमें जो हम कंपोज के बारे में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हर एक जो रूलर का अटैक स्ट्रगल भी कंपोज के लिए होती है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली अच्छी लोकेशन पे और जो इसका एरिया जो लैंड था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। अच्छा, अब यहाँ पर और क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके साथ दूसरी रिवर्स भी आके मिल रही है, यमुना मिल रही है, ओके, और भी सारी जो यहाँ पर जो लोकल लेवल, और यहाँ पर लास्ट पे आके ब्रह्मपुत्र भी मिल रही है, ठीक है, और जो छोटे छोटे लेवल पे यहाँ पर रिवर्स इसके साथ मिल रही है इस गंगेटिक रीजन के साथ, इंडो गंगेटिक रीजन के साथ। इससे क्या होता है, इससे इसकी जो फर्टिलिटी है, जिसका जो वैल्यू है वो बढ़ाती है, ओके। इसीलिए इसको वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल के प्रोडक्टिव सॉइल बोलते हैं। बट ये अलग अलग जगह पे अलग अलग डिपेंड करते हैं कि किस जगह पे इसका कितना ज़्यादा टेक्सचर है, राइट। अब यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से यूपी है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, यहाँ पर बंगाल है, यहाँ पर ये इसके ज़्यादा थोड़ा इसके हिसाब से क्या पता कम भी हो सकती ज़्यादा होगा, मुझे इतना प्रॉपर नहीं पता। सो इस पे अगर लेट कर लेते हैं यहाँ पर, क्या पता यहाँ इसकी जो फर्टिलिटी है वो अगर 70% हो या 90% हो, तो इसकी क्या पता यहाँ पर 80 हो, इसके बीच में यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़ आता है, बिहार आता है, ठीक है, उसके क्या पता वहाँ पर 60 हो जाए। सो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बट वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, ओके। ओके, उसके बाद क्या है, द सॉइल दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ लो लेइंग वेटलैंड्स और मार्शी लैंड इन द डेल्टाज ऑफ गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन द रिवर बेसिन ऑफ केरला कंटेन्स रिच ऑर्गेनिक मैटर सच एज डिकम्पोज्ड फार्म यार्ड मैन्योर एंड प्लांट मटेरियल वुड बी इन सच वेरी फर्टाइल। अच्छा, जो यहाँ पर बात कर रही है जो लो लेइंग वेटलैंड्स है, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं केरला कर्नाटका साइड की, ओके, जहाँ पर ओबियसली हमको पता है, यहाँ पर दूसरा कुछ देखने को मिलता है कि विच रिवर इज नोन एज द रिवर, साउदर्न रिवर ऑफ गंगा, ठीक है। जो साउथ की बात करें, ओबियसली अगर साउथ की बात हो रही है, साउथ की गंगा किसको बोला जाता है, ओबियसली गोदावरी को बोला जाता है, ठीक है। सो इसको आप इससे देखो, जी से गंगा तो जी से गोदावरी, ओके। ओबियसली इंडिया की सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट भी गोदावरी ही आती है। सो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो ये तीनों रिवर्स हैं, ये जो इनका बेसिन है, इसको ये भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्यों, ओबियसली क्योंकि जो इसका जो लो लेवल लेइंग वेटलैंड्स है उसकी वजह से, जो कि मार्शी लैंड है, और जो यहाँ पर जो डिकम्पोज फार्म यार्ड्स हैं, उनके जो मैन्योर है, ओबियसली हम बात करते हैं वो कितने ज़्यादा प्लांट्स के हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, ओके। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, ओके, जिसकी वजह से जो ये जो एरिया हो जाता है, इस जो इनके जहाँ से निकलती हैं जो रिवर्स, तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, ओके। इन रिवर्स की अगर बात करें तो इनके लिए भी बहुत साउथ में बहुत ज़्यादा फाइट चली थी रूलर्स के बीच, ओके। The soil found on the mountains high region, which is ash grey to pale yellow brown in the color, has low fertility and support oak and coniferous plants such as pines and देवदार। ओके, हम बात करें अगर पहाड़ों की, तो वहाँ पर चीड़ के और देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिकली अगर बात करें ऐसे माउंटेनस रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रही है, अगर बारिश हो रही है ओबियसली, क्योंकि जो बारिश हो रही है ऊपर से जो रिवर्स हैं, अगर हम बात करें तो हिमालयस में ही सबसे ज़्यादा रीजन पाई जाती है। अब हिमालयस की बात हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहाड़ हैं, बर्फ़ है लंबे लंबे, जैसे
माउंट एवरेस्ट हो गया, वैसे हिमालय का मतलब होता है जो रेंज है, इसलिए हम पीर पंजाल रेंज की बात करते हैं, हिमालय का रेंज करते हैं। जो ओवरऑल अगर बात करें इंडिया लेवल के, तो जहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर स्टार्ट होते हैं जब हिमालयन की रेंज, और लास्ट पे जाके यहाँ से अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। सो ये सारी रेंज हिमालय रेंज है। ओके, सो ओबियसली जो मैक्सिमम रिवर्स है वो हिमालय से निकलती है, और उसकी वजह से एक इफेक्ट भी पड़ता है कि जो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है, लैंडस्लाइड होते हैं, और देखने को मिलता है जो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ से सारे इरोज होकर ये नीचे आ जाते हैं लो लेवल पे, इंडो गंगेटिक बेसिस पे। ओके, सो वो यूपी बिहार साइड, ओके, सो जिसकी वजह से वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो अच्छी बढ़ जाती है, क्योंकि जो यहाँ से मेन हिमालय से जो सॉइल है उसके जो कंटेंट्स है वो नीचे आ जाते हैं रोडों के, इसलिए ठीक है, इसलिए यहाँ के जो हिमालय के जो सॉइल है एज़ कम्पेयर टू दूसरे सॉइल्स, एज़ कम्पेयर टू ऑलिवल सॉइल, इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होती है उसमें। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मिट्टी है वो बनती कैसी है। वन ऑफ द मोस्ट स्लो प्रोसेस यू एवर सीन इन योर लाइफ। ओके, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, देखते हैं क्या है। द प्रोसेस विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग हेडिंग। ओके, जो देखते हैं कौन कौन से में, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये भी सब, ये वन ऑफ द मोस्ट बड़ा मुश्किल है ये भी प्रोसेस, ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स आर स्लो, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस। ओके, सो मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए लगातार। अब जैसे अगर बात करें एक आयरन की, ठीक है, एक आयरन का पीस ऑफ आयरन, ये इसको जंग कैसे लगता है, अब इतना ज़्यादा खतरनाक आयरन ऑब्वियसली कितना हार्ड है, उसको जंग कैसे लग सकता है, कैसे एक नेचर के जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो इसको देखो कैसे तोड़ देती है। नेचर में यहाँ पर जंग जो आयरन का जो पीस है यहाँ पर बैठा, ठीक है, यहाँ पर पड़ा हुआ, राइट, इसको अब कंटिन्यूसली क्या हो रही है, यहाँ से धूप लग रही है सूर्य की तरफ से, कंटिन्यूसली धूप लग रही है, ठीक है, ऊपर से थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद इसको बारिश हो रही है। ओके, अब यहाँ से धूप से गर्म है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके बाद इस पर बारिश हो रही है, उसके बाद बारिश इसके साथ रिएक्ट कर रही है, उसके बाद बारिश के बाद क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ से हवा चल रही है। ओके, सो हवा चल रही है, उसके बाद कहीं नहीं है, यहाँ मूवमेंट हो रही, गिर रहा है, फिर सूरज की लाइन पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, उसके बाद फिर बारिश हो रही है, फिर हवा लग रही है, फिर बाहर आके सूख रहा है, फिर वहाँ पर। सो ऐसे ऐसे प्रोसेस करते 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 जो इसकी स्ट्रेंथ है वो थोड़ी 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 टूटती रहती है, क्योंकि गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म। बात करें अपनी एज की, अगर एक ह्यूमन के नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बताइए मुझे। ह्यूमन के नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। बट अगर हम बात करें, जैसे अगर हम देखते हैं कि कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं, जैसे सवेरे नॉर्मल होते हैं लेकिन शाम के टाइम बीमार हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री नॉर्मल सेल्सियस होता है, या हम बाहर जाते हैं खेल कूद के आते हैं, तो जैसे बात करें गर्मियों की, तो स्कूल से जब बच्चे थे तो मैक्सिमम ये होता है अभी क्या बच्चे प्रेफर करते हैं कि नहा लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब उनकी बॉडी का टेम्परेचर तो उससे बढ़ गया हुआ है, कितना है वो बढ़ जाता है गर्मियों से 38-39 डिग्री, ठीक है, लेकिन जो पानी का टेम्परेचर होता है वो होता है लो, वो होता है 18-17, ठीक है। सो यहाँ पर गर्म बॉडी जो है ठंडे पानी में जब रिएक्ट करती है उसके साथ, सो उससे उनकी बॉडी में इफेक्ट पड़ता है, और वो बच्चे बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, ठीक है, और ये रीज़न है उसके। सब वैसे ही बता रहा हूँ यहाँ पर लोहे के रॉड के, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा था कि किस तरह से जो नेचर है वो इसको इफेक्ट पड़ता है। सो वैसे ही बता रहा हूँ यहाँ पर एक रॉक्स की, जब रॉक्स होती हैं जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं पहाड़, उनको जब वैसे कंटिन्यूसली जब बारिश हो रही है, ऊपर से पानी पड़ रहा है, मैंने अपनी लाइफ में बड़ी हमारे जहाँ जब गाँव में, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर एक पहाड़ है लाइक ऐसे, सो वहाँ से पहाड़ से नीचे पानी गिर रहा है, और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहाड़ है, भले यहाँ पर नीचे उसके छांट बोलते हैं इसको, टुकड़ा पहाड़ कट कट के नीचे वाला, मतलब वो पानी कंटिन्यूसली उस पहाड़ पे मतलब वैसे गिर रहा है, उस पत्थर पे ऐसे गिर रहा है, और आज के टाइम पे मतलब वो पत्थर जैसे नॉर्मल था और आज के टाइम पे इतना डीप हो चुका है, राइट। अब ये पानी कंटिन्यूसली इस पे गिर रहा है, कंटिन्यूसली इस पे गिर रहा है, फिर वो यहाँ से इस खड्डे के अंदर जाता है, फिर यहाँ से ऊपर ऐसे नीचे रहा है पानी है, ठीक है। पहले वो इस लेवल का था, लेकिन पानी गिर गिर के इतना ज़्यादा पहुँच गया हुआ है नीचे, ठीक है। सो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, लगातार अटैक हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी बता रहे हैं जो सॉइल जो बनना है उसका जो प्रोसेस है वो कितना ज़्यादा स्लो है। ओके, सम टोटल ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस रिजल्टिंग इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक इज करेक्टली नोन एज वेदरिंग, एंड इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी। अच्छा, पेरेंट रॉक क्या होता है, पेरेंट रॉक की बात करें तो यहाँ पर वॉल्केनो जब होता है ना, वॉल्केनो जैसे हम बात करते हैं इग्निशियस सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक, जो जब वॉल्केनो फटता है ना, उसके बाद जो मैग्मा बाहर निकलता है, उसके बाद जो मैग्मा बाहर निकलता है उससे जब रॉक्स बन जाती है, जब वो मैग्मा बाहर जाकर ठंडा हो जाता है, लावा जो ठंडा हो जाता है उससे जो पहाड़ बनते हैं, ठीक है, उससे बड़े बड़े जो जब चट्टान बनती है उनको पेरेंट रॉक बोलते हैं, क्योंकि मतलब सबसे फर्स्ट वो है यहाँ, इसलिए हर इंसान के पेरेंट फर्स्ट आते हैं, उसके बाद उनके बच्चे। सो यहाँ पर पेरेंट रॉक से उसके बताएगा, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट इग्निशियस रॉक से इनको बने, बाद में इनको वेदरिंग होकर, ठीक है, पानी लग के होकर, हवा की वेदरिंग से इरोजन होकर तब ये मिट्टी बन जाते हैं, मिट्टी के मतलब पीसीस टुकड़े 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 हो जाते हैं, छोटे इन पहाड़ों के छोटे 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 टुकड़े, मतलब ऐसा नहीं कि आज है 10 दिन के बाद टूट गया एक पीस, सालों लग जाते हैं, करोड़ों सालों लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस एक मिट्टी को कण बनने जाने में। सो एक बड़े मैंने आपको बताया जैसे कि स्लो और ग्रेजुअल, लेकिन कंटिन्यूसली प्रोसेस है और स्लो है। ओके, सो एक पेरेंट रॉक किस तरह से टूट के सॉइल बन जाती है, ये है वेदरिंग ऑफ रॉक्स में। ओके, आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। बेसिस इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंसी। ओके, सेकंड कौन सा, फिजिकल वेदरिंग। मैंने पढ़ा कि वेदरिंग ऑफ रॉक में फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग होती है। अब देखते हैं फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। मैकेनिकल फोर्सेज एक्टिंग अपॉन द causing physical weathering, temperature fluctuations causes explosion and contraction of rock surface, resulting in the formation of cracks and
fissures during cold weather. The water present in the rock sides get frozen and the formation of ice result in its expansion. The forces of expansion causes breaking up the rock. Broken rock fragment roll down to the slope and break further into the smaller pieces. Hail wind is another agent of physical weathering, particularly when it carries and sand particles, which causes abrasion of rock surface due to the friction in the Vindhyas hill forest. It commonly seen that the tree roots often penetrate through the rocks, craving the course of time with a radical growth in the roots and the rock get disintegrated. So यहाँ पर ये बताया कि ऑब्वियसली कि जिस तरह से जब एक बड़ा बड़ा पहाड़ है, ओके, सो उसमें क्या हो रहा है कि कभी तो जब क्रैक्स आ जाते हैं, राइट, क्रैक्स आ जाते हैं ऑब्वियसली, फिर यहाँ पर क्या होता है, जड़ें निकलना शुरू होती है, पेड़ ज़्यादा शुरू होते हैं, तो यहाँ पर जब हम एक लंबे फिर पेड़ आना शुरू हो जाते हैं। हम यहाँ पर नॉर्मल पहाड़ है, यहाँ पर जो क्रैक आ गया उसके बाद यहाँ पर पेड़ होना शुरू हो गया, यहाँ पर घास जगह, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, फटना शुरू हो जाता है। फिर ये वाली लेयर यहाँ पर जा रही है, ये वाली लेयर यहाँ जाती है। जब सॉइल इरोजन होती है तो जब ये लेयर ज़्यादा कच्ची होगी तो यहाँ पर पीसेज उसके जो पहाड़ के टूट के नीचे जाते हैं और फिर किस तरह से वो धीरे 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 करके मिट्टी बन जाते हैं। ओके, फिजिकल वेदरिंग में ये बताया। ओके, केमिकल वेदरिंग में क्या है, द रॉक वाइल गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड में आल्सो अंडरगो केमिकल चेंज। ठीक है, जो जब हम बात करें कि फिजिकल वेदरिंग में हमने देखा जब पहाड़ टूट के जो पत्थर है जिसका जो छोटा पीस जब नीचे गिर जाते हैं तो उसके बाद वो केमिकल चेंज में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, आगे देखते हैं। वाटर इज अनदर इंपॉर्टेंट एजेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट केमिकल चेंजेस ड्यू टू द डिसोल्यूशन और रिएक्शन ऑफ वन और मोर कंपोनेंट ऑफ रॉक मिनरल्स। प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड मटेरियल्स एंड warm temperature favor chemical weathering. Another very important process of chemical weathering is through hydrolysis, in which water dissociates, particularly in the presence of carbon dioxide and organic acid, into H plus OH ions, which acts as silicates like orthoclase to produce silicates clays. ठीक है, oxidation and reduction reaction and कार्बोनेशन आर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। ठीक है, सो यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से जो वाटर है उसके अंदर जो वाटर एजेंट्स, जब वाटर जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है केमिकल वेदरिंग में ऑफ सॉरी रॉक्स। क्यों, क्योंकि जब उसमें एच और OH आयंस जब मिल जाते हैं, ठीक है, और किस तरह से वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं और किस तरह से उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। ओके, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सो ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन रिएक्शन आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ी होगी, आई होप, क्योंकि बड़ी ज़्यादा लंबी है इसलिए मैं आपको टाइम के चक्कर में आपको नहीं पढ़ा सकता। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है, मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन। As a result of physical weathering, the rocks are broken into the smaller particle, but this is not the true soil. And the plants cannot grow well in the disintegrated rock materials alone. The weather material, however, undergoes further changes that you would study in this section. You might have noticed that during weathering, most physical and chemical factors are involved. For the further development of soil, this is mineralization and humidification, mainly biological agents are involved. ठीक है, सो केमिकल हमने पढ़ा, फिजिकल के बाद फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल होते हैं। सो बायोलॉजिकल इज टू ह्यूमनिफिकेशन में बात की गई है। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट वेरी हाई एंड द वेजिटेशन एंड द सॉइल फॉर्म आर नॉट मच डेवलप इन सच सॉइल। एल्गी, लीचेस, मोसेस एंड अदर स्मॉल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड contribute organic matter through their death and decay. In due to course of time, various types of plants, animals and microorganisms colonize such soils. They also contribute to the organic matter of the soil in the form of waste and their dead remains. These organic debris then break it down into the smaller products. This broken down process, also known as decomposition, is brought about by the different kinds of microorganisms such as bacteria and fungi. They break the organic substances into various compounds such as polysaccharides, proteins, fat, waxes, resins. Okay, these compounds are further broken down into simple products such as carbon dioxide, water and minerals. This later process is called mineralization. This अच्छा, सो बड़ा ज़्यादा लंबा पैराग्राफ इसमें यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से जो जब सॉइल जो है फिजिकल वेदरिंग के केमिकल वेदरिंग के बाद जब टूट के बिल्कुल लो प्रोसेस पर नीचे जाती है, तो किस तरह से जो उसमें जो लेट करते, जैसे ये यहाँ से जो छोटे छोटे पीसेज जो पहाड़ ये पीसेज हैं, अब ये तो नहीं हो सकता कि इसमें जो ये इतने बड़े बड़े जो टुकड़े हैं जो पहाड़ से जो नीचे गिरे हैं, जो केमिकल वेदरिंग होकर भी चाहे इतने ज़्यादा इतने बन गए हैं। अच्छा, अब इतने इनमें से ऐसा ये प्रोडक्शन के लिए तैयार है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि जब मिनरलाइजेशन होती है, ठीक है, किस तरह जो ह्यूमन के फैक्टर इस पर रिएक्ट करते हैं। ओके, ठीक है, किस तरह से इसमें एलगी लग के सॉइल के और जो और भी जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं इस पर इनके साथ रिएक्ट करके इनको टुकड़ों में कर देते हैं और इसमें इनमें जो और भी ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक्स है वो इसमें मिल जाते हैं और इनको ऑर्गेनिक बना देते हैं और इनको मतलब प्रोडक्शन के लायक बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लो लेवल पर जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक फंजाई, एलगी, ओके, वो टाइप्स के जो है
और हमने पता प्लांट जो स्मॉल फॉर्म ऑफ प्लांट ग्रो एंड कंट्रीब्यूट ऑर्गेनिक मैटर थ्रू द डेथ एंड डिके, ठीक है, जो प्लांट्स हैं एनिमल्स जो डिके हो जाते हैं बाद में वो भी जाके उनमें मिल जाते हैं, और जो और लो लेवल के जो हमने देखा ऑर्गेनिज्म है वो भी अपने जो फर्टिलिटी है वो भी अपना योगदान देते हैं इसमें। ओके, फर्स्ट उस जब जब ऑर्गेनिक डेड प्लांट्स है वो जब टूट जाते हैं, वो भी जब उन सॉइल्स के जो पीसेस मिल जाते हैं जो कि एयर की वजह से जो सबसे कंटिन्यूसली ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलता है डिकम्पोजिशन, क्योंकि जो बड़े बड़े जो पेड़ हैं या जो एनिमल्स है वो जो डिकम्पोज हो चुके हैं, जो टूट के बिल्कुल खत्म हो गए हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोज हो गए, मिट्टी में मिल गए, सो मिट्टी में इस मिलने के बाद क्या हो रहा है, क्योंकि जब ये जो कहीं ना कहीं मैन्यूर का काम करते हैं बाद में मिट्टी में मिल के, ठीक है, जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी बाद में बढ़ा देते हैं, सो उसको क्या बोलते हैं मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन ये क्या प्रोसेस दो यहाँ पर होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा वन ऑफ द आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या है। लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स द प्रोसेस ऑफ डिटोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। In general way, it has been defined as the reduction in the capacity of the soil to produce in terms of quality, quantity, goods and services. Human activities which result in the land degradation include deforestation, farming, damming of rivers, industrialization, mining, development work such as human settlement, road, highway and networks of transport and communication. अच्छा, so land degradation का मतलब ऐसा क्या होता है कि मतलब जो जो सॉइल है ना, जो लैंड, उसकी क्वालिटी में रिडक्शन हो रही है। ऑब्वियसली नाम से पता चलता है डिग्रेड हो रही है। क्या होती है जो क्या हो रही है, डिग्रेड क्या हो रही है, लैंड डिग्रेड हो रही है, मतलब जो लैंड की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। क्यों खत्म होती जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जब इसका रीजन देखा जाए तो ऑब्वियसली ह्यूमन रीजन पे आते हैं। ह्यूमन रीजन क्या होती है, अब ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है यहाँ पर, ठीक है, अभी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है यहाँ पर। ओके, सो ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन इस पर कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहा है और इसकी जो क्वालिटी है वो खत्म करता जा रहा है। बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाले लैंड है, अभी अगर बात करें हमने कहीं पढ़ा था कि हरियाणा में जो एक ऐसा रूल है कि जो प्रोडक्शन वाले लैंड है उन पर घर नहीं बना सकते और वो दूसरे नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारी जगह पे कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे तो मतलब खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ह्यूमन क्या कर कंक्लूजन, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया सिटी बसा रहा है इतने बड़े लैंड में, अब यहाँ पर आप प्रोडक्शन भी कर सकते हो ताकि और भी काम। अब यहाँ पर सिटी बसा रहा है, ठीक है, यहाँ से रोड्स बन रही हैं, यहाँ से स्कूल्स बन रहे हैं, मैदान बन रहे हैं बड़े बड़े। ओके, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है बड़ी बड़ी, जो अभी इतने सारे पॉपुलेशन बढ़ गई, बस गई इतनी इलाके। अब यहाँ पर ऑब्वियसली इनका जो वेस्ट मैनेजर वो भी तो कहीं ना कहीं अभी जो सारे अपने वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर गार्बेज आके लेके यहाँ पर फेंक रहे हैं, जिससे ऑब्वियसली मिट्टी की वो तो हो ही रही है। ओके, इस तरह कहीं से यहाँ से नदी बह रही है। ओके, सो ये सारा अपना सामान नदी में फेंकते जा रहे हैं। ओके, सो ये कुछ अपना यहाँ पर दबा रहे हैं और कुछ पोल्यूशन कर रहे हैं, वो उतना होके। ओके, सो कहीं ना कहीं से जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी वो खत्म होती जा रही है। ओके, आप इतने ज़्यादा प्रेशर कर रहे हो इस पर। हाँ, आपने देखा कि पराली, अगर आपने नाम सुना होगा पराली। पराली क्या होता है, मतलब जब किसान जब खेती करते हैं या किसी चीज़ की फसल उगाते हैं तो ठीक है, जैसे गेहूँ हो गया। अब गेहूँ का क्या उन्होंने फसल थी इतनी उगा दी कि जब मशीन, अब पहले के टाइम के ऐसे नहीं कि जब अब बात करें जैसे हमारे गाँव में कि आज के टाइम पे भी गाँव गाँव में क्या होता है, जहाँ पर ट्रैक्टर आज तक नहीं पहुँचे हुए, सो वो क्या करते हैं, हाथों से काटते हैं, ठीक है, तो वो फसलें, ठीक है, सो वो कैसे काटते हैं, दराटी होती है जिसको आप लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है, ऐसी होती है दराटी जिसे काटते हैं घास। अब वो जब हाथों से काटते हैं वो इस लेवल तक काट देते हैं, ठीक है, ये देखो इतने इतना। लेकिन जब बात करें ट्रैक्टर की तो ट्रैक्टर जब यूज़ होता है गेहूँ वगैरह काटने में, जो भी आप फसल लगाते हैं उसको, वो ट्रैक्टर इतना पीस काट देता है ऊपर वाला, इतना ऊपर वाला पीस काट देता है, राइट है। अब इतना ऊपर वाला पीस काट देता है इतना, तो जो बाकी रिमेनिंग जो इतना नीचे वाला ये इतने इस पीस का क्या होगा, सो इतना इस पीस पर जब वो लैंड की जब नेक्स्ट टाइम फार्मिंग करता है किसान तो उसके लिए प्रॉब्लम बनती है। सो किसान उसको अपनी प्रॉब्लम के लिए खत्म करने के लिए क्या करता है, इतने जो छोटा नीचे वाला पीस बचा हुआ है, इतनी जो जैसे ये फसलें के जो लंबे लंबे पेड़ हैं, ठीक है, अब इतना जो नीचे वाला पोर्शन बचा इसको क्या होता है, जला देता है, राइट, जला देता है। अब जब पंजाब हरियाणा की बात करो तो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे प्लेन एरियाज हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि छोटा सा डक्का ही है तो ये इतना जला दे तो ठीक है, अब इतने बड़े बड़े पूरे स्टेट हैं वो सारे जला देते हैं इसको बोलते हैं पराली। जो पराली लास्ट वाली बची तो इसको जला देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ऑब्वियसली ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसके साथ ही साथ लैंड पोल्यूशन भी हो रहा है। भैया लैंड डिग्रेड करो, जो इतनी जली होती है इतनी सारी जगह, मतलब ज़मीन में आग लगा देते हैं पूरी, ठीक है। जो नीचे वाला जो घास बचा होता है उससे क्या होता है वो जल जाता है, ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम के लिए वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनाता। अब उससे क्या हो रहा है, उस जगह की जो क्वालिटी है वो खत्म हो रही है, उस जगह की जो लैंड की क्वालिटी है वो खत्म हो रही है। नेक्स्ट टाइम वो उसे बड़ा ज़्यादा कम प्रोड्यूस करेगी। उसके लिए क्या करेंगे, वो उसमें फर्टिलाइजर डालेंगे केमिकल्स वाले, फिर वो केमिकल वाले फर्टिलाइजर से भी जो उसकी जो क्वालिटी वो और कम होगी, ठीक है। सो कंटिन्यूसली जो ह्यूमन है वो लैंड पर बड़ा ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है उससे, जिससे कि जो लैंड की जो क्वालिटी है वो खत्म होती जा रही है बार बार कम। आई होप आपको समझ आ गया होगा लैंड डिग्रेडेशन। ओके, देख सकते हैं आप, देखो क्या हालत होगी इस ज़मीन की। सो आप देख सकते हो, देखो इस ज़मीन की क्या हालत हो गई है, ये बिल्कुल ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है। अब ये यहाँ पर किसी काम की नहीं बची है, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ही है। Natural disaster such as drought, floods, landslide, earthquake also contribute to the land degradation. Land use
has undergone tremendous change as human activities in society evolved throughout the ages. However, in the pre-industrial era, nature's restorative ability could take care of these changes. In recent times, these over-exploitative use of land and soil degradation have assumed alarming proportions. ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ना कि सिर्फ केवल ह्यूमन ही है, बट कहीं ना कहीं नेचर है, प्राकृतिक कारण भी हैं लैंड के डिग्रेडेशन के लिए। अगर बात करें, अगर कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड आपको सूखा पड़ गया तो क्या ही कर सकते हैं हम, ह्यूमन का इसमें कुछ बस नहीं है। हाँ, वो अलग बात हो सकती है उसके जो पास्ट में जो कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशन हुई होंगी जहाँ पर कहीं ना कहीं एक छोटे लेवल पर ह्यूमन की होगी, कहीं ना कहीं ओवर ग्रेजिंग कर दी होगी या फिर लैंड स्लाइड वो रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर जैसे सूखा ही पड़ गया, ठीक है, अब सूखा पड़ने का मतलब आपको पता है कि जब बारिश होती है जो लैंड होती है वो बिल्कुल सूखी हो जाती है, खत्म हो जाती है, जहाँ पर पानी नहीं होता, राइट। सो वहाँ पर सूखा पड़ जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। ओके, सूखा पड़ गया या फ्लड आ गया, अब इतनी बड़ी फसलें लगी हुई है, सब कुछ हो रहा है, पानी है, अब लोग पानी के लिए मर रहे हैं, इतना ही पानी आ गया कि मतलब फ्लड ही आ गया तो तहस नहस कर दिया पानी, हर जगह पानी, घरों के अंदर पानी घुस गया, ठीक है। जो ज़मीनें थी, जो फसलें लगाई थी वो सारी खत्म हो गई, ठीक है। वो भी एक नेचर का काज है। अर्थ को एक भूकंप आ गया, ज़मीन यहाँ फट गई, घर की बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, तबाह हो गई। ओके, तो ये भी एक कारण है। ओके, प्री हिस्टोरी के टाइम पे अगर बात करें तो वहाँ पर बड़े ज़्यादा इसके खिलाफ जो है, इनके लिए अटेंशन होती थी लोगों की, बड़े ज़्यादा उनके देख रेख करते थे, उनके पास रहते थे। लेकिन आज के टाइम के लोगों के पास, इधर आज के ह्यूमन जो इतनी बिजी हो गई, उनके पास मतलब उनके नेचर के लिए टाइम नहीं बचा, ठीक है। सो ये हमको कोशिश करनी चाहिए नेचर को बचाने की, और अपने घरों में भी पेड़ लगाने की कोशिश करो, चाहे कम से कम गमलों से स्टार्ट करो, अपने से स्टार्ट करो, अपने गार्डन से स्टार्ट करो। ओके, अच्छा, जब भी लैंड डिग्रेडेशन की बात हो तो ये जिस बच्चे ने अभी यहाँ पर ये सारा पैराग्राफ याद करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा था आपको पूरा पढ़ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो टेबल कंटेंट है यहाँ पर बताया हुआ है। अच्छा, क्या बताया हुआ है इसमें, देखना यहाँ पर बताया कि जो लैंड है, कितना पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया था और किस वजह से उसके काज हुआ था। 580 मिलियन हेक्टर लैंड है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ, किस तरह से उसका डिग्रेडेशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन। देखो इतना ये सारा है, ये इतने इसको डिफॉरेस्टेशन, इतने इसमें डिफॉरेस्टेशन हुआ, बस मतलब पेड़ को काटना। मैंने आपको पहले बताया कि जो पेड़ों को काटना गलत नहीं है। अच्छा, अब बोलोगे क्या बोल रहे हो, मतलब गलत नहीं है इस द सेंस कि आपको अपनी बेसिक नीड्स तो कम से कम पूरी करनी पड़ेगी। अब हम बोल रहे हैं कि वाटर बचाओ क्योंकि कल जल है तो कल इतने नारे नहीं है पानी, ऐसा नहीं कि अब पानी पीना ही छोड़ दें, वो हमारी बेसिक नीड है पानी पीना, बट लिमिटेड वे में, जितना हमको चाहिए उतना ही यूज़ करें। इसलिए तो कंजर्वेशन फॉर वाटर कंजर्वेशन पढ़ते हैं, राइट। तो वैसे यहाँ पर पेड़ों की बात हो रही है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करो, पेड़ों को काटो जितनी लिमिट है, जितनी ज़रूरत है, बिल्कुल जितनी ज़रूरत है उतनी काटें, बाकियों को। और जितना आपने अगर एक पेड़ काटा है तो 4 पेड़ लगाने का भी आपको ये होनी चाहिए समझ। अगर आप एक पेड़ काटते हो तो आपको 4 पेड़ लगाने हैं, आपका ऑब्वियसली फंडामेंटल। अगर हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी की बात करती है, जो मुझे बड़ा ज़्यादा यहाँ पर होता है, इंसान जो है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ना स्टार्ट हो जाता है। 2 मिनट में अगर कुछ बोल दिया उसको कुछ हो गया तो जो मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है जी, मेरा ह्यूमन राइट टू इक्वलिटी मुझे दी हुई है सरकार ने, गवर्नमेंट ने। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया मुझे, राइट टू गो एनीवेयर। अच्छा, तो तुझे उसके बाद ये भी आपको ये भी होना चाहिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है इंसान की, ठीक है, टू अबाइड बाय द नेशन, ओके, टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, टू रिस्पेक्ट फ्लैग, ठीक है, टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, ओके, टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड फ्रेटर्निटी। ओके, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ड्यूटीज़ किसी को याद नहीं है, राइट सबको याद है। क्यों? क्योंकि राइट्स में हमारा फायदा है, ड्यूटीज़ में क्यों? ड्यूटीज़ में कौन अपना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। ये हर एक इंसान की सोच होती है। सो ऐसा सोच नहीं रखनी है। फंडामेंटल अगर आप राइट्स के लिए लड़ना चाहते हो, अगर आप अपने फंडामेंटल मौलिक अधिकार के लिए, तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा उतना ही ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज हमको ये भी आता है कि हमारा अपने जो हमारे फॉरेस्ट, जो हमारा नेचर इन्वायरमेंट, उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बचाना, उसकी जो उसकी कंजर्वेशन करना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक इंडिविजुअल की ना। हम ये सोचते हैं कि मैं क्यों करूँ वो करेगा, मैं क्यों करूँ वो करेगा, ठीक है। सो ये बड़ी ज़्यादा गलत सोच है। सो कंटिन्यू करते हैं। 580 मिलियन हेक्टर का जो एरिया है उसमें हमने लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन की वास्ट रिजर्व ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन डिग्रेडेड बाय लार्ज सेक्शन लुकिंग एंड क्लियरेंस फॉर द फार्म एंड अर्बन यूज। मोर देन 200 मिलियन हेक्टर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग 1975 मेनली ऑफ फूड प्रोडक्शन, फॉर फूड प्रोडक्शन। देखो जब हम बात करें, जब 90s इसके टाइम था तो यहाँ पर फूड प्रोडक्शन के लिए ओवर 200 मिलियन जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो एरिया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे उतने इसको प्रोडक्शन के लैंड के लिए बनाया गया। चलो, इतना प्रोडक्शन के लैंड के लिए बनाया गया था कहीं ना कहीं, ठीक है। और सेकंड क्या, 680 मिलियन हेक्टर ओवर ग्रेजिंग, अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पास्चर एंड रेगुलर्स हैव बीन डैमेज। रिसेंट लॉसेज हैव बीन मोस्ट सेवर इन द अफ्रीका। सो यहाँ पर जो एरियाज़ की बात कर रहे हैं, नॉट इंडिया की, इन द एंटायर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे जो लैंड की किस तरह से जो यूज़ हो रहा है, जो लैंड का किस तरह से लैंड डिग्रेड हो रही है, किसकी कितने लेवल पे। अच्छा, तो 680 मिलियन जो हेक्टर है वो किसके हिसाब से हो रही है, वो ओवर ग्रेजिंग पे हो रही है, ठीक है। उतने लेवल पे, उतने एरिया में ओवर ग्रेजिंग हुई है। ओके,
ओवर ग्रेजिंग का मतलब पता है आपको, मतलब जब घास है वो लिमिट में अगर ग्रेजिंग करनी चाहिए, पास्चर्स होते हैं जो, लेकिन जब ओवर ग्रेज कर देते हैं, जब घास ज़्यादा ही खा लेते हैं पूरे लिमिटेड में जाते हैं, तो क्या होता है सॉइल जो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अब जब यहाँ पर घास बढ़ा लगा, ठीक घास है, तो यहाँ के घास के नीचे जो सॉइल है, जो घास है वो सॉइल को पकड़ के रखेगा, ठीक है, सॉइल पकड़ के रखेगा, तो वैसे सॉइल से इसको न्यूट्रिएंट लेकर और घास आएगा और मिट्टी में पकड़ के रखेगा और मतलब यहाँ पे बचाएगा। लेकिन अगर ओवर ग्रेजिंग कर दिया आपने, बिल्कुल सारा घास ही खा दिया, यहाँ से कुछ नहीं बचाया हुआ, सो यहाँ से जब बारिश वगैरह आएगी या फ्लड आएगा तो यहाँ से सारी मिट्टी बहा के ले जाएगा। ओके, सो ये भी फ़र्ज़ है जो पास्चर्स के साथ जो भेड़ बकरियों को तो चलो पता नहीं होता, लेकिन जो उनके साथ है उनके फ़र्ज़ है, इसकी बात का ध्यान रखें। ओके, 137 मिलियन हेक्टर, 137 मिलियन हेक्टर फ्यूल वुड कंजप्शन। ओके, देखो फ्यूल वुड कंजप्शन कितना, वन अबाउट 1730 मिलियन ऑफ फ्यूल वुड इज़ हार्वेस्टेड एनुअली फ्रॉम फॉरमोस्ट एंड प्लांटेशन। देखो इतने ज़्यादा फ्यूल के लिए इतने ज़्यादा एरिया को डैमेज किया जा रहा है। 550 मिलियन हेक्टर एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट, लॉस ऑफ सॉइल ड्यू टू द वाटर इरोजन इज एस्टिमेटेड टू 2500 मिलियन टन्स यूजुअली, सॉइल सैलिनाइजेशन, वाटर लॉगिंग, केमिकल डिग्रेडेशन एंड डिसर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट 40 मिलियन लैंड ऑफ। देखो इतना ज़्यादा ये मतलब कितनी केयरलेस है एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट के लिए, जब जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी लॉस हो जाती है या फिर जो इरोजन हो जाता है उसमें, उसके लिए 550 मिलियन हेक्टर जो है वो डैमेज हो चुका है। ओके, 19.5 मिलियन हेक्टर किसके लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी बड़ा दुख दिया हुआ है। गवर्नमेंट को भी इसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। मानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़रूरी हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बट इतनी लेवल कि वो इतने ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है, इतने ज़्यादा एरिया को वो कर रही हैं, तो इसकी जरूरत नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ओके, अर्बन ग्रोथ, रोड कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड इंडस्ट्री और मेजर फैक्टर्स हैं लैंड डिग्रेडेशन। ओके, से आपको समझ में पता लग रहा है कि जब रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है या फिर और कोई डेवलपमेंट प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड को, जो कि एक प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर लैंड को एक जो बिजनेस लैंड के लिए यूज़ कर दिया जाता है, ओके, कंस्ट्रक्टिव लैंड के लिए यूज़ कर दिया जाता है, ओबियसली क्योंकि कहीं ना कहीं वो लैंड की डैमेज हुई है। लैंड का सही तरह से प्रयोग ना करना, ओके, उसी को मतलब डिग्रेड कर देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल इज लिटरली द मिनरल वी लिव ऑन, इट इज़ द मटीरियल दैट सपोर्ट वट वी बिल्ड, treat and waste and purify our water. Use of soil for any purpose changes it. Some of these changes may be good, or may not. Some of severest challenges confronting agriculturists today are soil erosion, soil salinity, soil pollution and maintenance of soil fertility. ऐसा soil के बारे में पढ़ते हैं कि soil के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या उसके काजेज हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन। अच्छा, soil erosion एक तो बड़ा मेन फैक्टर है। ओके, soil erosion is the process in which the top layer of soil are removed and carried away from the one place to another by wind and water. In this process, mineral practice, organic matters and nutrients from the soil are removed, reducing its thickness and water holding capacity. Eroded soil may then become a pollutant in streams and reservoirs. The time required to form a new soil is also long. That human viewpoint, soil is lost throughout erosion is lost forever. A host of practices such as bunding, mulching and soil moisture conservation need to be adopted at a large scale to prevent soil erosion. Okay, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉइल है ना, सॉइल मिट्टी, उसकी जो टॉप लेयर है वो इरोड हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके, ये नहीं कि सिर्फ जो बारिश आई नदी के साथ ही बह के जो सॉइल है उसकी जो टॉप लेयर बह जाती नहीं। हवा की बात करो तो जब हम हवा, अच्छा हवा भी एक एयर और एक विंड, जब एयर होती है तब इरोड नहीं होती, जब विंड चलती है, जैसा मतलब जब विंड चलती है तो कहीं कहीं पे वो आपने सुना होगा भवंडर, ठीक है, भवंडर ऐसे हवा ऐसे एक ऐसे वी शेप का ऐसे बन जाता है, तो हवा डायरेक्शन ऐसे 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 घूमती है, ठीक है, जिसमें कितनी ज़्यादा वो होती है मिट्टी, वो वहाँ से इरोड करके हवा अपने साथ ले जाती है। ओके, तो इसको बोलते हैं इरोजन, जो कि एक इफेक्ट पड़ता है ओबियसली नेचर पर उसका भी। हमको और भी कंजर्वेटिव टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, कंजर्वेटिव ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल पे हमको कंजर्वेटिव टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। अच्छा, क्या है, वन वे ऑफ अचीविंग एंड मेंटेनिंग सॉइल्स फर्टाइल सॉइल इज टू अप्लाई ऑर्गेनिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ ग्रीन मैन्योर, straw or as manure which has already undergone a high degree of fermentation. This improves the cohesive of the soil, increase its water retention capacity and promote a stable aggregation. Obviously हमको जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि ग्रीन मैन्योर्स की बात करें, पेड़ की बात करें, ओके, उनको जो कि जो सॉइल है उसको होल्ड करके रखेंगे, और जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है, जो सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी है वो बरकरार रहे ताकि वो इरोड ना हो। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लैंड यूज़ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अच्छा, लैंड के बारे में कि क्या है यूज़, उसको क्या है, कैसे प्लानिंग है उसकी, कैसे मैनेजमेंट करनी चाहिए। लैंड इज एग्जॉस्टेबल सोर्स एंड इज़ वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन क्लाइमेट एंड फिजिकल प्रोसेस है। लैंड शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू इट्स suitability and capability. As you have studied in the earlier section, suitability and capability of land is assessed in terms of its load bearing and ability and fertility. तो मैंने लैंड को उस डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे कैसी लैंड है और उसके हिसाब से उसको यूज़ करना चाहिए। वैसे जहाँ पर जो
गेंगेट जैसे हमने पढ़ा जो गेंगेटिक रीजन है वहाँ पर ऑब्वियसली फर्टाइलिटी वहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहिए। जहाँ पर प्लेन्स होंगे वहाँ पर चलो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, जहाँ पर स्लोप ही है या फिर जहाँ पर वो है, जहाँ पर नेचुरल है, जहाँ पर फॉरेस्ट है, वहाँ पर उसको लैंड को वैसे रहने दो, उस मिट्टी को उसको वैसे रहने दो। वहाँ पर आप टूरिस्ट स्पॉट्स बना सकते हो या फिर और भी चीज़ें ऐसे कर सकते हो। मैं ताकि उससे क्या होगा, जो लैंड है, जो सॉइल है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रहे और जो उसकी जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है वो भी बरकरार रहे। ठीक है, मैं डिपेंड करता है जिस जगह की लैंड जैसी है उसको उसके हिसाब से चेंज करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर जैसी लैंड है उस एरिया को उस हिसाब से डेवलप करना चाहिए, जिससे दो चीज़ होती है, जो लैंड की जो प्लानिंग होगी वो मैनेजमेंट भी होगी। ओके, और उससे इरोजन भी नहीं होगा, उस पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ओके, since food for an increasing population requires more land for cultivation, the encouragement of fertile agriculture lands for non-agriculture processes like construction of road and building should be reduced to the minimum. Extreme care should be taken in the selection strict side for the development of industrial construction and dams, water reservoirs and mining, so that the environment and socio-economic condition of the plains living in the that area not disturbed. अच्छा, मैंने आपको जैसे पहले बताया, अब मैंने बताया जैसे ये हिमालयन रीजन है। ठीक है, ये इतना सारा ये प्लेन रीजन है इंडिया का, और यहाँ पर जो साउथ में वो अलग बात है। अब यहाँ पर जो प्लेन रीजन है जहाँ पर आप प्रोडक्शन कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पर मिट्टी भी अच्छी मिल रही है आपको, वहाँ पर आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आपने बसा दी हैं आज के टाइम पे। ठीक है, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े सिटीज़ बसा दी हैं जहाँ पर छड़ा पोल्यूशन हो रहा है, कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। और यहाँ के जबकि यहाँ की जो लैंड है बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा उसके अच्छे रिसोर्स आप बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो, लेकिन नहीं, फिर हमने दूसरे वहाँ पे सो यहाँ पर बताया कि जो जिस जहाँ की जो मिट्टी है, जहाँ की जो लैंड है, जो जिस टाइप की है उस पर आपको उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, उस हिसाब से डेवलपमेंट करनी चाहिए। ओके, जहाँ पर प्रोडक्शन की काबिल लैंड है वो वहाँ पर प्रोडक्शन करो। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन की हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर है जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और जहाँ पर लैंड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी इंडस्ट्री बना लो, ओके, उससे लैंड की क्वालिटी को इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से लैंड के देखो, यहाँ पर जितना सारा एरिया पड़ा हुआ है, आपको पता है यहाँ पर प्रोडक्शन वाला एरिया, यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर नदी चल रही है, आपको पता है यहाँ पर इसके साथ साथ में इससे इसको कहीं ना कहीं फर्टिलिटी मिलेगी, इसका जो न्यूट्रिएंट रिच होंगे। यहाँ पर देखो ये देखो स्लोप ही है थोड़ा सा एरिया, यहाँ पर घर बस गए, बस्ती बन गई है। ओके, अब अब ऐसा हो कि अब यहाँ से जो यहाँ पे पीछे कहीं पर डैम भी बन सकता है। ओके, यहाँ पर हो सकता है। अब ऐसा कि ये जो यहाँ से जो सारा फॉरेस्ट है इसको काट छाट के अगर यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन करते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर नेचर पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो जहाँ पर जिसकी जैसे लैंड अभी जैसे स्लोपी है वैसे फॉरेस्ट लैंड है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड रहने दो। ओके, अब यहाँ पर इधर पीछे आप जाके कहीं थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हो, बिल्डिंग वगैरह बना सकते हो। ओके, अब यहाँ पर ऐसे करते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली रिडक्शन होगी प्रोडक्शन में भी और क्वालिटी भी खराब होगी। सो जहाँ की जैसी लैंड है उसके हिसाब से हमको वैसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी हमने सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा कि जब सॉइल जब लैंड की जो अपर मोस्ट जो लेयर होती है, जब वो एक जगह से एरिया से दूसरे एरिया पे जब इरोड हो जाती है, जब चली जाए ट्रांसफ़र हो जाती है रीजन से, जो कि एयर है और वाटर है। ठीक है, उसके हिसाब से जब यहाँ से वहाँ चली जाती है तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं, क्योंकि उसके जब ऊपर वाले लेयर उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ चले जाते हैं, तो जिससे फर्क पड़ता है वो सॉइल इरोजन है। अच्छा, सॉइल इरोजन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हमने आपको ऑब्वियसली पहले पढ़ा कि ऑब्वियसली कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर और अच्छा और कैसे कर सकते हैं, तो पढ़ते हैं। Most significant measure for the controlling of soil erosion are growth of grasses, obviously shrubs and trees of the soils, construction of drainage system which can prevent free and controlled and flow of water.